Hello students, myself Lorika from Chemistry faculty at Sovereign Classes. Do like and subscribe to the channel. Also press the bell icon for all the notifications. I am coming very soon to teach you, so stay tuned. हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने हम एनिमल किंगडम का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो थर्ड बेसिस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स। हम लोग दो बेसिस पढ़ चुके हैं, एक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा सिमेट्री। थर्ड हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज जर्म लेयर्स। हम लोग जर्म लेयर्स की बात करते हैं, तो जर्म लेयर्स के बेसिस पर हम एनिमल किंगडम को डिवाइड करेंगे, लेकिन हम आपको सीधे सीधे जर्म लेयर्स के बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बता देंगे, तो 11th के बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्म लेयर्स होते क्या हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि जर्म लेयर्स के बेसिस पर एनिमल किंगडम को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जर्म लेयर्स की बात करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक मेल होती है, एक फीमेल होती है, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। जो मेल होते हैं इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और उस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से स्पर्म बनता है, जबकि फीमेल में oogenesis की प्रोसेस होगी और oogenesis की प्रोसेस से क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जब मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिलता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। इसके बाद में क्या होता है, इस जाइगोट में होता है क्लीवेज। किसी बच्चे ने हमसे कहा कि सर क्लीवेज क्या होता है, तो मैंने कहा कि क्लीवेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है। स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग आपको बताएंगे। इसको हम आपको बताएंगे 12th के जब हमको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको हम बताएंगे, या बाद समय समय पर हम रिप्रोडक्शन के भी जो वीडियोज अपलोड करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लीवेज का मतलब क्या हुआ, तो मैंने कहा कि क्लीवेज एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें सेल की संख्या बढ़ती रहती है, लेकिन सेल में साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ते हैं। बच्चे ने कहा कि इस लाइन का मतलब, मैंने कहा इस लाइन का मतलब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले तो ये समझिए कि यहाँ पे जो सेल हैं, यहाँ पर सेल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने कहा कि यहाँ पर देखिए ये जाइगोट का जो साइज था ये 2 सेल बन गया, 2 सेल स्टेज आ गया, लेकिन अभी भी इनका साइज उतना ही है, बस सेल की संख्या बढ़ गई। इसके बाद में क्या हुआ, मैंने कहा कि अगले स्टेज में क्या हुआ कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या यहाँ पर हमने देखा कि सेल में साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ा, जितना साइटोप्लाज्म तो वही 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमने कहा कि इसके बाद फिर से वही चीज होती है। क्या होता है, हमने कहा कि सेल की संख्या फिर बढ़ जाएगी। अब 4 की जगह पे 8 सेल हो जाएंगे, लेकिन जो अमाउंट है किसका अमाउंट, तो बोलते हैं कि जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो अमाउंट उतना ही रह जाएगा। ये 8 सेल बन गए। इन सेल्स को हम लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्लीवेज कहते हैं। इसी तरीके से करते करते 16 सेल स्टेज पहुंचा, हम लोग मॉरुला कहने लगे, फिर अगले में ब्लास्टुला बोले, और ऐसे सेल की संख्या बढ़ते बढ़ते जब एक सर्टेन सेल स्टेज पर ये डेवलपिंग फीटस पहुंचता है तो हमने कहा कि उस समय हम लोग एक सर्टेन सेल स्टेज को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, गैस्ट्रुला स्टेज कहने लगते हैं। जैसे ही ये डेवलपिंग फीटस गैस्ट्रुला स्टेज में पहुंचता है, वैसे ही जितने भी सेल गैस्ट्रुला स्टेज में पाए जा रहे हैं वो अपनी डेफिनेट पोजीशन को एक्वायर करते हैं। और इसमें होता क्या है कि सेल की एक आउटर लेयर बन जाती है, यानी कि जितने भी सेल थे वो सेल 2 रो में अरेंज हो जाते हैं। एक अंदर के साइड में सेल की लेयर बन जाती है जिसे हम लोग एंडोडर्म कहते हैं, और एक बाहर सेल की लेयर बन जाती है जिसे हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं। देखिए अपने दिमाग में आप जरा भी इल्यूजन मत लाइए,
12th में इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दोबारा डिटेल से बताएंगे। बस यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखिए, और वो बात क्या है कि गैस्ट्रुला स्टेज क्या है। तो मैंने कहा सर्टेन सेल्ड स्टेज को हम लोग गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं। सर्टेन सेल्ड स्टेज को हम लोग गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं। और दूसरी बात हमने क्या कहा आपसे, दूसरी बात हमने कहा कि गैस्ट्रुला स्टेज में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स एक प्रोसेस के थ्रू, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन, उस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के थ्रू हमने कहा कि जितने भी सेल्स थे ये 2 रो में अरेंज हो गए। एक बाहर की साइड में जिसको हम लोग एंडोडर्म कहने लगे, और एक अंदर के साइड में जिसे हम लोग एंडोडर्म कहने लगे। इस तरीके से एक्टोडर्म और एंडोडर्म की 2 लेयर बन गई। इसके बाद में क्या हुआ, मैंने कहा इसके बाद में एंडोडर्म और एक्टोडर्म, सॉरी ये एक्टोडर्म होगा, यहाँ पे जहां हमने एंडो लिख दिया है यहाँ पर एक्टोडर्म होगा। हमने कहा कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो सेल्स हैं ये अपने अगले स्टेज में इनमें सेल डिवीजन होता है, और डिवीजन के बाद में एक तीसरी सेल की लेयर बनती है, और ये तीसरी सेल की लेयर कहाँ पर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आकर अरेंज हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं, इसे हम लोग मीजोडर्म कहने लगते हैं। दोबारा से सुन लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, spermatogenesis takes place in the males, oogenesis takes place in the female. After the fusion of sperm and ovum, zygote is formed. Zygote after cleavage is converted into first morula, then blastula, and finally it reaches into the gastrula stage. In gastrula stage, all cell layers, in gastrula stage, all cells perform a definite movement known as gastrulation. During this gastrulation process, they acquire their definite positions, means one layer of cells arranged in outer side known as ectoderm layer. This layer is known as ectoderm layer. This layer is known as ectoderm layer, and one inner layer is formed known as endoderm layer. After division in cells present in ectoderm and endoderm, a third layer is formed which is known as mesoderm in between ectoderm and endoderm. I mean to say that कि जो मीजोडर्म की सेल्स हैं इनका बेसिस क्या होता है, तो मैंने कहा मीजोडर्म की सेल्स का बेसिस क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यानी कि जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म डिवीजन होगा तो ही मीजोडर्म का फॉर्मेशन होगा, और इन्हीं तीनों लेयर को हम बेसिक जर्म लेयर्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स कहते हैं। अब हमारे बॉडी में याद रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अब हमारे बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर नाखून से लेकर हेयर तक, यानी किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, हार्ट, कुछ भी अगर हमारी बॉडी में बनेगा, ब्लड है, बोन है, स्किन है, कुछ भी हमारी बॉडी में बनेगा तो वो सब किससे बनेगा, हमने कहा कि या तो एक्टोडर्म की सेल्स के डिवीजन से बनेगा, या मीजोडर्म की सेल्स के डिवीजन से बनेगा, या एंडोडर्म की सेल्स के डिवीजन से बनेगा। किसी बच्चे ने कहा सर कुछ उदाहरण तो बताइए। मैंने कहा कि जैसे कि हम लोग बात करें, हम लोग बात अगर करते हैं हमारे बॉडी में बोन्स की, बच्चों ने कहा कि सर जो बोन्स है, तो मैंने कहा कि हमारे बॉडी में जो बोन्स है वो भी सेल का बना स्ट्रक्चर है, और जो बोन है वो बोन कहाँ की सेल्स के डिवीजन से बना है, तो मैंने कहा कि मीजोडर्म की, जो बोन्स का फॉर्मेशन मीजोडर्म की सेल से हुआ। ऐसे हमारे हमारा हार्ट है या हमारे ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, सबका फॉर्मेशन कौन करेगा, मीजोडर्म से होता है। जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, एक्टोडर्म करता है। लेकिन किसी बच्चे ने कहा कि सर क्या एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में एक ही जर्म लेयर पार्टिसिपेट करेगा, मैंने कहा नहीं, ये हमेशा ट्रुथ नहीं है।
कभी कभी क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में दो या दो से अधिक जर्म लेयर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बोले जैसे मैंने कहा हो सकता है कि इसे एक स्ट्रक्चर के बनने में एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों मिलकर बना रहे हो, तो स्ट्रक्चर एक्टोमेसोडर्मल इन ऑरिजिन कहलाएगा। हो सकता है किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन मीजोडर्म और एंडोडर्म मिलकर कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर मीजो एंडोडर्मल इन ऑरिजिन कहलाएगा। और हो सकता है कि उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन एंडोडर्म और एक्टोडर्म ने मिलकर किया हो, तो स्ट्रक्चर एंडो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन कहलाएगा। और कभी कभी तो यार ऐसा भी होता है कि किसी एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में तीनों जर्म लेयर्स एक साथ पार्टिसिपेट कर लेती हैं। बच्चे ने कहा सर ये तो बड़ा आपने स्ट्रैंज बताया, मैंने कहा स्ट्रैंज नहीं है। तो बच्चे ने कहा अच्छा ठीक है आप एग्जांपल बता दीजिए। तो मैंने कहा कि जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम एपिथेलियम भी कहते हैं, इसका फॉर्मेशन एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों ही लेयर से मिलकर होता है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या, जर्म लेयर्स के बारे में देख रहे हैं ना। तो जर्म लेयर्स में हमने कहा जर्म लेयर्स के बेसिस पर भी हम लोग एनिमल किंगडम को, अभी तक मैंने आपको बताया जर्म लेयर्स होते क्या हैं, अब मैं बता रहा हूं कि जर्म लेयर्स के बेसिस पर हम एनिमल किंगडम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जर्म लेयर्स के बेसिस पर एनिमल किंगडम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मींस एनिमल किंगडम के जो फाइलम होंगे उनके मेंबर्स या तो डिप्लोब्लास्टिक होंगे या ही ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। अगर वो ऑर्गेनिक डिप्लोब्लास्टिक है तो उसमें क्या होंगे, उसमें दो जर्म लेयर्स पाए जाएंगे, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स नहीं होंगे, केवल 2 जर्म लेयर्स पाए जाएंगे। और वो जर्म लेयर्स कौन कौन से होंगे, एक तो एक्टोडर्म होगा और दूसरा इसमें क्या होगा, दूसरा इसमें एंडोडर्म होगा। एक एक्टोडर्म होगा और दूसरा हमने कहा कि इसमें एंडोडर्म होगा। किसी बच्चे ने कहा कि सर मेसोडर्म क्यों नहीं होगा, मैंने कहा क्योंकि मेसोडर्म का फॉर्मेशन एक्टोडर्म और एंडोडर्म में सेल्स के डिवीजन से होता है। तो जब तक एक्टो और एंडोडर्म नहीं बनेंगे मेसोडर्म कहां से बनेगा। किसी बच्चे ने कहा कि सर इसका एग्जाम्पल, तो मैंने कहा इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स होते हैं और फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स। इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में हमेशा ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक मींस पोरीफेरंस, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स। ये जो मेंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अच्छा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का जरा सा हम लोग एक डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग डायग्राम देख रहे हैं तो कैसे ये क्रॉस सेक्शन कहाँ से आया, आपने एनसीईआरटी में दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने आप को इमेजिन करें, ये हमने क्या किया, ये अपने आप को हमने इमेजिन किया तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हेड रीजन कहते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज नेक रीजन। इसके बाद इस पार्ट को हम लोग ट्रंक कहते हैं और इसको हम लोग अपर लिम्स कहते हैं और पैर को हम लोग लोअर लिम्स कहते हैं। अब जो हमारा ट्रंक है, ट्रंक में सबसे बाहर जो ये स्ट्रक्चर जिसको हम टच कर रहे हैं ये क्या है, ये बॉडी वॉल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल कहते हैं। ये एंटीरियर बॉडी वॉल है, इधर लेटरल बॉडी वॉल है और बैक साइड में क्या है, इसको हम लोग पोस्टीरियर बॉडी वॉल कहते हैं। एंटीरियर बॉडी वॉल, पोस्टीरियर बॉडी वॉल एंड लेटरल बॉडी वॉल, ये सब क्या है, ये सब के सब बॉडी वॉल हम इनको कहते हैं। अच्छा, अगर हम लोग अब बॉडी वॉल की बात करें, जैसे कि डायग्राम कैसे बना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म सबसे बाहर की जो है उसको हम बॉडी वॉल कहेंगे। अब बिल्कुल बीचों बीच क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ से जैसे कि खीरे को हम लोग कट करते हैं, खीरा कट करते हैं, वैसे मान लीजिए कि इधर का पार्ट काट के ऊपर का हटा दिया, नीचे का हटा दिया, बीच से खीरे के जैसे हमने स्लाइस निकाल लिया, यानी कि अब उसका हम डायग्राम बना रहे हैं। तो सबसे बाहर ये क्या है, ये बॉडी वॉल है। बॉडी वॉल के साथ में जो सेल की लेयर लगी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक्टोडर्म की लेयर कहते हैं। और इसके बाद में एलिमेंट्री कैनल, ये बीच में जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। दिस ल्यूमेन इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के साथ
जो सेल की लेयर है इसे हम लोग एंडोडर्म की लेयर कहते हैं, इसे हम एंडोडर्म की लेयर कहते हैं। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक सिक्रीटरी मटेरियल की लेयर भरा होता है जिसे हम लोग मीजोग्लिया कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये नीट में क्वेश्चन आता है, इसका बेसिस कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमेशा याद रखना कि कोई भी सेल बिना न्यूक्लियस के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए अभी तक आपने अगर गौर से हमारे वीडियो को देखे हो तो हर जगह पर हमने जहां कहीं भी सेल बनाया है वहां पर डॉट डॉट रखा है। कहने का मतलब जो ये स्ट्रक्चर, ये कैसा हो गया, ये स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ये सेल का बना नहीं है। और ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। हमारी बॉडी में कोई भी स्ट्रक्चर जो नॉन सेलुलर होगा वो हमेशा सिक्रीटरी या सिंथेसाइज मटेरियल का बना होगा, और जो सेलुलर होगा वो हमेशा सेल के डिवीजन से बना होगा। सेल थ्योरी याद रखिए कि ऑल सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि हमारे बॉडी में सबसे पहला सेल क्या था, स्पर्म, ओवम, मेल और फीमेल को जो मिला जिसको हम लोग जाइगोट कह रहे थे, उसी के डिवीजन से हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सारे से सारे सेल्स बने हुए हैं। यानी कि अगर कोई मटेरियल सिक्रीटरी है तो हमेशा नॉन सेलुलर होगा। बोले सर जैसे मैंने कहा, जैसे हार्मोन्स, जैसे एंजाइम्स, हमारे बॉडी में कोई भी केमिकल जो सिंथेसाइज हो रहा है या सिक्रीट हो रहा है वो हमेशा कैसा होगा, नॉन सेलुलर होगा। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जैसे फैट है, कुछ भी ये सब कैसे होंगे, नॉन सेलुलर होंगे। और अगर स्ट्रक्चर सेलुलर है तो हमेशा सेल के डिवीजन से बना होगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मीजोग्लिया की लेयर है, ये कैसा है, इसको हमने कहा कि ये नॉन सेलुलर है। बच्चे ने कहा कि सर नॉन सेलुलर का मतलब, मैंने आपको बता दिया, जिसमें सेल्स नहीं पाए जा रहे हैं। तो बच्चे ने कहा कि इसका मतलब अभी आपने बताया, हमारा कॉन्सेप्ट बन गया, इसका मतलब इसको किसी ने सिक्रीट किया होगा। मैंने कहा डेफिनेटली सिक्रीट किया होगा। बच्चे ने कहा किसने सिक्रीट किया होगा, तो मैंने कहा कि ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म की सेल्स ने सिक्रीट किया होगा। और ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का क्रॉस सेक्शन है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है और आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम को दे दिया गया और पूछेगा कि गिवन सी द गिवन डायग्राम एंड रिकॉग्नाइज दिस डायग्राम बिलोंग्स टू द फाइलम डैश डैश डैश, यानी कि ये डायग्राम किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो आप क्या बताएंगे कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे उस फाइलम से बिलोंग करेगा। तो हमने कहा कि डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है, तो आपने कहा सर पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं। मैंने कहा और, बोले सिलेंट्रेटा के होते हैं। मैंने कहा और, बोले कि टिनोफोरा के मेंबर्स होते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, हमने कहा या तो ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक हो सकता है या ऑर्गेनिज्म कैसा हो सकता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है। बच्चे ने कहा कि अगर ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से जर्म लेयर्स पाए जाएंगे। हमने कहा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में तो तीनों ही जर्म लेयर्स पाई जाएंगी। तो बच्चों ने कहा कि तीनों जर्म लेयर्स का क्या मतलब होगा। हमने कहा ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को हम दोबारा नहीं बनाएंगे, इसी डायग्राम में हम आपको समझा देंगे। बोला कैसे समझाएंगे, हमने कहा बीच में ये जो मीजोग्लिया की लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर ऑर्गेनिज्म का डायग्राम होगा तो ये मीजोग्लिया की लेयर नहीं पाई जाएगी। बच्चे ने कहा कि तब क्या होगा, हमने कहा यहाँ पे मीजोग्लिया की जगह पर एक तीसरी जर्म लेयर्स, बोले कौन सा, हमने कहा मीजोडर्म की सेल्स आ जाएंगी। मींस कहने का ये मतलब है कि अगर ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, बोले कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या हो जाएगा, बोले कि एक्टोडर्म और
एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म की लेयर आ जाएगी तो ऑर्गेनिज्म कैसा हो जाएगा? हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। किसी बच्चे ने कहा कि सर आपने तो डायग्राम बहुत तेजी से बनाया। मैंने कहा कि प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप भी इस डायग्राम को मुझसे भी ज़्यादा फास्ट तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, मैंने कहा कि सबसे बाहर एक्टोडर्म की लेयर थी, सबसे अंदर एंडोडर्म की लेयर थी और इनके बीच में मीजोडर्म की लेयर आ गई। और जो ये मीजोग्लिया की बात थी, ये तो हम लोग कहाँ करते थे? मीजोग्लिया की बात हम लोग कहाँ करते थे? ये हम तब करते थे जब ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक हुआ करता था। और इस तरीके से हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बना दिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के क्रॉस सेक्शन में क्या चेंजेस आपको दिखे? कुछ नहीं, सबसे बाहर बॉडी वॉल होगा ही होगा और इसके बाद में एंडोडर्म एक्टोडर्म की लेयर होगी, मीजोडर्म की होगी, देन एंडोडर्म की, फिर एलिमेंट्री कैनाल। मींस एलिमेंट्री कैनाल के साथ एंडोडर्म की लेयर, बॉडी वॉल के साथ एक्टोडर्म की लेयर और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म की लेयर पाई जाती है। मीजोडर्म के बाद में हम लोग सीलोम की बात करेंगे और उस सीलोम में भी ये डायग्राम आपके काम आएगा, लेकिन उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यहां पर बच्चे ने कहा कि सर एग्जाम्पल इसका भी बताइए। हमने कहा किसका? बच्चे ने कहा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का। तो हमने कहा कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने भी मेंबर्स होते हैं सब में क्या होते हैं? सारे के सारे मेंबर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बच्चे ने कहा सर कौन कौन से होते हैं? मैंने कहा प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्यानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फाइनली कॉर्डेटा। ये सब कैसे होते हैं? ये सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें तीनों ही जर्म लेयर्स पाई जाती है, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तीनों ही लेयर पाए जाएंगे। तो ये क्या था? ये अपना थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज जर्मिनल लेयर। इसके बाद की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।